मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें, कबायली औरतों के बारे में आप पूछें, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था। वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी। इससे पहले सुबह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते। तो आज फिर मिलने नहीं दिया गया। तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनकी दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और शायद वही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूँ और कोई कहता है कि ऊपर से आर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये आर्डर कौन दे रहा है। जी शुक्रिया। सोहेल साहब ये बताइएगा, आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप बात करते हैं आइन की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाते हैं। अब तक ना आप वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आप सूबे के हकूक़ की बात करते हैं कि वो पूरे नहीं दिए जा रहे, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, आप वज़ीर ख़ज़ाना से नहीं मिल रहे, वज़ीर दाखिला से नहीं मिल रहे, क्योंकि अमन-ओ-मान की वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है। तो मसाइल कैसे होंगे? सिर्फ एक मुलाकात से हल हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो मेरे ख़्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन था, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ़ क्या थी मेरे नाम से? अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते। लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी ज़ाती इल्ज़ाम तीन में से दो ही जो एक दफा मुलाकात कर लेते थे इमरान खान साहब, उनसे कोई मशवरा ले लें, वो कौन सा दरवाजा है जो कि और फिर उनको इजाजत दें। देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर क्रॉस लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं और जो है बार बार उसकी वजाहतें भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। आप पीटीआई वर्कर्स के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गए हैं, आपको इतना बड़ा ओहदा मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक टॉक की और जिसमें आपने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोलैटरल डैमेज की इस्तेलाह करते हुए पाक फौज को जो है वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया और पूरे इंडिया ने जो है आपके इस बयान को उठा के उसके ऊपर जो प्रोग्राम किए। ये तो इंडिया का एजेंडा है, तो आपने वो कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशत गर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को कोलैटरल ये वार क्राइम का जिम्मेदार ठहराया। मैंने जो है मेरी बात वो आप वीडियो पूरी सुनिए। मैंने वहाँ ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलैटरल डैमेज की डिफिनीशन है उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज थे।
और जो प्रोपोर्शन है वो 2% है, मगर अगर फ़र्ज़ करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन ज़ख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21-21 लोग शहीद होते हैं। 21-21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठकर इस तरह बातें करते हैं, वहाँ पर मेरे सिविलियंस भी मरते हैं। फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों? स्टेट की गलत पॉलिसी की वजह से। हम उस पॉलिसी पर जो है एतराज़ करते हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर जो है ये चीज़ें चल रही हैं, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन जो है उससे तकलीफ़ कितनी होती है, दर्द कितना होता है, आपको इस चीज़ का एहसास है? मुझे है, मैं देख चुका हूँ, मुझ पर बीत चुकी हैं। मैंने अपने ख़ानदान के 10-10 लाशें जो हैं इन हाथों से उठाई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग करते हैं, वो नज़ारे हम देख चुके हैं। हम अपनी मस्जिद शहीद देख चुके हैं, हम जो है अपने घर उजड़े हुए देख चुके हैं। हमने अपनी औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें कबायली औरतों के बारे में आप पूछें, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था। वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीज़ें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ़ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं, और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। अब लास्ट जो नहीं के बात आई थी, यानी कि मोहम्मद आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट से। दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ में बैठे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सारे, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको खत्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ बैठे। एक का नाम बता दें, चलिए पूछ कर बता दें। या कोई ऐसा सियासतदान जो बगैर पूछे बता दे। पंजाब में दफा 144 काफिज है, हर हफ्ते इतने कानून लेके बीबीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठाएगा? अच्छा, मतलब आपकी नजर में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके गुजरा का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा नहीं। तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखे जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं, हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीजें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
देखे जी, सूबे को किसी चीज में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहां पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहां के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो यह है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है।